हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आसान है। तो आज की इस वीडियो में हम एचटेट टीजीटी साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस सेशन में लगभग मैं आपको 20 क्वेश्चंस सोल्व करवाऊंगा जो कि एचटेट टीजीटी साइंस 2025 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछे गए थे, जहां हम हर क्वेश्चन का सही आंसर तो देखेंगे ही, साथ ही में ये भी समझेंगे कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों होते हैं। क्योंकि मेरा मकसद आंसर याद कराना नहीं है, बल्कि कंसेप्ट क्लियर करना है, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन अगर नेक्स्ट एग्जाम में आए तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के उसे सोल्व कर सको। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम कंसेप्ट से आते हैं, ठीक है, बट क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो जाती है, मतलब लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कंसेप्ट क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड बिलीव मी, आने वाले स्टेट एग्जाम में आपके इस वीडियो में से आपके बहुत से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ में और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, ये सेपरेशन टेक्निक से पूछा गया था क्वेश्चन था, सेपरेशन टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रखा है द प्रोसेस इन विच अ मिक्सचर ऑफ हैवियर पार्टिकल एंड लाइटर पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय विंड। तो क्या करना, आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है। कौन सी प्रोसेस का? जहाँ पे आप हैवियर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल को विंड की हेल्प से अलग करते हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विनोविंग। तो विनोविंग के अंदर क्या करते हैं अपन, हैवी पार्टिकल लाइटर पार्टिकल को विंड की हेल्प से अलग करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास में ये क्या है, ये मेरे पास में ग्रेन है, ये मेरा अनाज है। जो अनाज के अंदर क्या है, भूसी होते हैं, जो हस्क होते हैं। ये क्या बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन बता रहे हैं कि किसकी, एयर की, मतलब हवाई साइड चल रही है। तो जैसे ही आप इसको नीचे डालते हो तो ये जो हस्क होते हैं हल्के होते हैं, हवा के साथ उड़ जाएंगे, और जो मेरे जो ग्रेन्स होते हैं वो भारी होते हैं, तो हमारे पास में वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं बेसिकली। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, विनोविंग बोलते हैं। यस और नो? तो विनोविंग क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, इसके अलावा अपन और भी ये जो और ऑप्शन है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रखा है थ्रेशिंग, ठीक है। अब ये थ्रेशिंग क्या होती है? जो थ्रेशिंग होती है बेसिकली, थ्रेश, आपने सबने नाम सुना होगा थ्रेश। और थ्रेश का मतलब होता है किसी चीज को पीटना, किसी चीज को पीटना। और यहाँ पे आप किसको पीट रहे हो? यहाँ पे आप पीट रहे हो फसलों को, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो फसल होती है, जो क्रॉप्स होती है, उनको पीट पीट कर वहां से अपन अपना जो अनाज होता है उनको अलग करते हैं, ठीक है। तो जो क्रॉप्स होती है वहां से जो अपन उनको पीट कर जो अनाज अलग करते हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं थ्रेशिंग। तो ये जो प्रोसेस कौन सी है हमारे पास में, ये थ्रेशिंग। जैसे आप थ्रेशिंग मशीन भी यूज करते हो, तो ये अपने पास में क्या होगी, थ्रेशिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद में देखो सीविंग। सीविंग का मतलब होता है किसी चीज को छानना, ऐसे समझ सकते हो आप, छानना। और छानते किससे हो? छलनी से। किसे छानते हो? छलनी से। तो सीविंग के अंदर अपन क्या करते हैं, छलनी का यूज करते हैं। और छलनी के अंदर क्या होता है कि जैसे आप छानते हो तो जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो छलनी के ऊपर रह जाते हैं, और जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो छलनी के नीचे। तो ये आपने बड़े पार्टिकल को और छोटे पार्टिकल को अलग कर दिया विद द हेल्प ऑफ सीव, विद द हेल्प ऑफ सीव। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, सीविंग बोलते हैं। तो थर्ड वाली प्रोसेस भी क्लियर हो गई हुई। नेक्स्ट है क्या, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप ये आपके सामने एक डायग्राम, उसको जरा ध्यान से समझो। यहाँ पे आपने क्या ले रखा है, पानी था, और पानी के अंदर क्या है, मड। मड मतलब कि कीचड़ आपने इसके अंदर डिजोल्व कर दिया। तो ये मेरे पास में मडी वाटर है, ये सुनो, जैसे कि आप देख रखे हैं मडी वाटर है। आफ्टर सम टाइम अगर आप इस पानी को थोड़े टाइम के लिए अगर आपको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हो, ठीक है, कि आप इसको बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं करे हो, तो आप क्या देखते हो कि जो मेरा मड था, जो इसके अंदर जो कीचड़ था, जो डिजोल्व था, वो आफ्टर सम टाइम वो यहाँ पे बॉटम पे आके क्या हो जाएगा, जम जाता है, और ऊपर क्या रह गया, पानी। ऊपर क्या रह गया, पानी। ये सुनो, अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये जो नीचे जो मड जमता है, ये किसकी वजह से जमता है, ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से जमता है, ग्रेविटी की वजह से जमता है, कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो होप आपको चारों प्रोसेस समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आसान था, और क्वेश्चन जितना आसान होता है वहां पे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं, ठीक है। तो केयरफुली करना। तो मैंने आपको चारों प्रोसेस के बारे में बता दिया है।
अब की बार आया था, मतलब 2025 के अंदर आया था विनोविंग से। क्या पता नेक्स्ट टाइम आपसे सेडिमेंटेशन पूछ ले कि सेडिमेंटेशन होता क्या है। तो ये चारों प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रखा है 2.5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन 47.5 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज इट्स कंसंट्रेशन एज परसेंट बाय मास। मतलब कि आपको कंसंट्रेशन निकालनी है और बाय मास में निकालनी है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो कि कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि आपने कोई कंटेनर लिया था, कोई बीकर लिया था, ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या डाल रखा है, पानी। और पानी का जो मास है, पानी का जो वेट है वो कितना है, 47.5 ग्राम है। और आपने इसके अंदर क्या कर दिया, चीनी डिजोल्व कर दी, शुगर डिजोल्व कर दी, और जिसका मास कितना है 2.5 ग्राम। यस और नो। अब आपको क्या, अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे शुगर की कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है। और किसके अंदर निकालनी, परसेंटेज के अंदर निकालनी है, और बाय मास निकालनी है। तो यहाँ पे जब भी आपको परसेंटेज बाय मास निकालनी पड़ जाए, उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में 100। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे देखो सोल्यूट मतलब कि सोल्यूट कौन होगा मेरा, शुगर। तो शुगर का मास कितना है 2.5 ग्राम, यस और नो। और मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन आएगा भाई, सॉल्यूशन के अंदर अपने पास में पानी भी आएगा, ठीक है, और साथ में कौन आएगा हमारे पास में, शुगर भी आएगी भाई। बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है क्या, सॉल्वेंट प्लस में सोल्यूट। तो सॉल्वेंट कौन है, पानी, और पानी का मास कितना है 47.5 ग्राम, प्लस में सोल्यूट कौन है, शुगर, जिसका मास कितना है 2.5 ग्राम, ये सुनो, और इनटू में क्या कर दो 100। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा 2.5 ग्राम, 47.5 ग्राम प्लस 2.5 ग्राम कितना हो जाएगा 50 ग्राम, और इनटू में क्या रहेगा ये 100। तो ये क्या होगा, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2.5 इंटू 2 क्या होता है 5। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में 5%। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 5%। ये सुनो, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि आपको सिर्फ 47.5 ग्राम नहीं, आपको इसके अंदर आप जब सॉल्यूशन का मास लेते हो तब आपको यहाँ पे सोल्यूट का मास भी उसके अंदर ऐड करना है। वो अपने पास में होगा पूरा पूरा सॉल्यूशन का मास होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो 2.5 डिवाइड बाई में 47.5 इंटू में 100, तो ये आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी मास ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर करना है तो सोल्यूट प्लस में सोलवेंट दोनों का मास आप लेते हो, और ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। यहाँ पे क्या रखा है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स। इसमें ये पूछ रखा है कि जो मेरा एटॉमिक मास होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है, प्रोटॉन के द्वारा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, या फिर न्यूट्रॉन्स के द्वारा, या फिर न्यूक्लियॉन्स के द्वारा, ठीक है। तो एक बार जरा देखना यहाँ पे, अपने पास में कोई भी एलिमेंट होता है ना, उसको अपन रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं, एक्स, यहाँ पे रहता है जेड, और यहाँ पे रहता है ए। आप सबने पढ़ा होगा। यहाँ पे ये जो जेड होता है ना, ये जो जेड, ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, इसको रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। और किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यस और नो। मतलब जो एटॉमिक नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जो एटॉमिक नंबर होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो ए होता है, ए यहाँ पे जो अपन टॉप पे लिखते हैं, ये होता है मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर। और जो मेरा मास नंबर होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में सम ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं प्लस में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं। अगर उनको आप ऐड कर दोगे तो वहां पे उस एलिमेंट का आपको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा, कि इसका मास ये है।
इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ये वाला किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे। तो ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, इन दोनों को अपन बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ये सुनो, और न्यूक्लियन इसलिए बोलते हैं कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो किसके अंदर मिलते हैं, वो मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, आई बात समझ में? अगर मैं इसी जगह कर दूं कि जो द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या लिख दूं यहाँ पे, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ, या तो इसका ऑप्शन होगा प्रोटॉन या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी पिछली बार एटॉमिक मास पूछा था, अब बार एटॉमिक नंबर पूछ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल करवाता हूँ आपको। अगर मैं आपको बोल दूं कि जो अपने पास में, जैसे मैंने एक एग्जांपल है कार्बन 612, ठीक है, तो आपको मैंने एक एलिमेंट दे दिया। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, पहली बात तो ये, ठीक है, उसके बाद में मैंने बोल दिया इसके अंदर बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद में मैंने बता दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बता सकते हो क्या? अब मैंने कहा था कि जैसे आप कोई एलिमेंट होता है, ये जो नंबर होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है या तो प्रोटॉन के या फिर इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, सॉरी, एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 6। ये तो लिख पढ़ा था अपन ने, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 6 है। सिमिलरली जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 6। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो 12 है, ये क्या है, मेरा मास नंबर, ये मेरे पास में क्या है, मास नंबर। और मास नंबर कितना है, 12। और ये जो मास नंबर होता है किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। और ये किसकी इक्वल है भाई, 12 की इक्वल है। अब भी आप निकाल के आए हो कि जो मेरा जो प्रोटॉन थे वो कितने हैं, 6। अगर आप यहाँ से न्यूट्रॉन निकालोगे तो कितना बनेगा, 12। एन विल बी इक्वल टू 12 माइनस में 6, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। ये बात समझ में आ गई? तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी एलिमेंट दे देगा आपको और वहाँ से पूछ लेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देके या फिर न्यूट्रॉन देके मास नंबर पूछ सकता है, एटॉमिक नंबर पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पास में डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि इन चारों में से किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। और जो मेरे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, ये होते हैं भाई गिवन मास डिवाइड बाय में मोलिकुलर मास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना आपको, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे ना, उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। ये बात ध्यान रखना। तो सबके क्या निकाल लो आप, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, और नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको ये कैलकुलेशन करवाने से पहले आपको बता देता हूँ कि जैसे मोल्स होते हैं क्या, ठीक है, जैसे मोल्स क्या होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 डजन, 1 दर्जन। अब 1 दर्जन से क्या मतलब समझते हो आप, 12। आई बात समझ में? जैसे लिख दोगे 1 डजन बनाना, लिख दिया मैंने ना, 1 डजन बनाना लिख दिया, जो भी है। तो बनाना का मतलब क्या है कि 12 केले हैं, यस और नो। अब वैसे ही क्या है, जैसे मैंने लिख दिया कि 1 मोल, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये सुनो, जैसे मैंने लिख दिया कि 1 मोल ऑफ राहुल, 1 मोल ऑफ राहुल, इसका मतलब मेरे जितने कितने राहुल होंगे, वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 राहुल की बात कराइए। आई बात समझ में? तो मोल होते हैं अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, और मोल किसके इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होते हैं।
6.022 इंटू 10⁻23। और ये जो नंबर होता है ना, इसको अपन बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ध्यान रखना, ठीक है। पूछ सकता है कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे आगे देखो, अपन आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। होप आपको मोल समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो भाई, अब मैं वन बाय वन क्या करता हूँ, पहले मैं जो मेरा ये ना, ये वाला, मैं 1 ग्राम ऑफ CO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास। ये सुनो, गिवन मास कितना है इसका, देखो 1 ग्राम दे रखा है, डिवाइड बाय में मोलिकुलर मास। अब इसका मोलिकुलर मास निकालो, तो CO2 के अंदर क्या है भाई, एक कार्बन है, कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है 12। दो क्या है, ऑक्सीजन, एक का मास कितना होता है 16। 16 इंटू टू करोगे तो 16 इंटू टू कर दो तो हमारे पास में ये टोटल मास किसका आ जाएगा, CO2 का। इसको ऐड करो, ये रहेगा 12, ये रहेगा 32, इट विल कम आउट 44। तो यहाँ पे जो मेरा CO2 है, इसका जो मोलिकुलर मास कितना है, ये 24, और आपको गिवन मास कितना है 1 ग्राम। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 ग्राम डिवाइड बाई में 44 ग्राम। ये सुनो, यहाँ पे मेरे पास में अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 0.02 मोल, ठीक है। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, इतना नहीं जाना। यहाँ पे कितने मोल निकल के आएंगे इसके, 0.02। नंबर ऑफ मोल से निकाल रहे हो ना, ठीक है। सेकंड देखो, अपन निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। अब देखो, जो N2 है, ये N2 का मास कितना गिवन है, 1 ग्राम ही गिवन है। और N2 का मोलिकुलर मास कितना होता है भाई, जो नाइट्रोजन होता है इसका जो मोलिकुलर मास होता है वो 14 होता है। और नाइट्रोजन कितने हैं, 2। तो टोटल मास कितना हो जाएगा इसका, 28 ग्राम पर मोल। अब जब इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है होती है 0.03 मोल। कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 0.03 मोल, ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे गिवन है क्या, 1 ग्राम ऑफ H2। तो देखो, गिवन मास कितना है 1 ग्राम, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और हाइड्रोजन कितनी है 2, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो यहाँ पे मोल्स निकल के आएंगे, वो कितने निकल के आएंगे, 0.5 मोल निकल के आएंगे। आई बात समझ में। अब फोर्थ देख लो, 1 ग्राम ऑफ CH4। तो देखो 1 ग्राम है CH4। अब CH4 का मोलिकुलर मास देखना है, तो एक कार्बन है, कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है 12। चार कितनी है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है, एक होता है। तो चार का कितना हो जाएगा, चार, तो ये हो गया 1/16। 1/16, और ये मेरी वैल्यू निकल के आती है 0.06 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने CO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, N2 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, H2 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, और लास्ट में CH4 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। और यहाँ पे आपने देखा कि जो मेरे पास में जो थर्ड है ना, थर्ड मतलब कि ये वाली चीज़ है, इसके नंबर ऑफ मोल्स के सबसे ज़्यादा है, 0.5 मोल है किसका, H2 का। तो जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे ना, वो भी किस में ज़्यादा होंगे, इसी के अंदर ज़्यादा होंगे। तो ये मेरा क्या है, आंसर। तो अगर आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल किसके अंदर ज़्यादा है, अगर आपको ऐसे कुछ गिवन हो, तो आपको करना क्या है, वहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मतलब कि उसके अंदर उतने ही क्या है हमारे पास में मोलिक्यूल होंगे। तो मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। देखो, इसमें लिख रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें से 4 स्टेटमेंट गिवन है आपको, और इसमें से बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन है, कह रहा है मेटल यूज्ड इन जॉइनिंग इलेक्ट्रिक वायर। कह रहा है कि जो मेटल होती है जो इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ने के काम आती है, वो कौन सी है, मैग्नीशियम। नहीं भाई, ये चीज़ गलत है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि जो मेरे पास में जो मेटल वायर, जो वायर्स होती हैं, उनको अपन मेनली कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोल्डर। आपने देखा होगा ना, सोल्डरिंग करते हैं अपन, किससे कनेक्ट, किससे जोड़ते हैं, सोल्डर से जोड़ते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम वाली स्टेटमेंट क्या, मैग्नीशियम से जोड़ते नहीं है, तो मतलब कि पहली स्टेटमेंट क्या हो गई है, गलत हो गई है। तो जब अपना इनकरेक्टली फाइंड आउट करना था, तो इनकरेक्टली मतलब कि जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। आई बात समझ में। अब देखना, ये जो सोल्डर होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सोल्डर क्या होता है, हमारे पास में एक एलोई होती है, ठीक है। एलोई का मतलब होता है मिश्र धातु। यहाँ पे दो मेटल्स को मिलाया जाता है, और जो एलोई होती है किसका मिक्सचर होती है, जो सोल्डर होता है किसका मिक्सचर होता है, ये होता है लेड प्लस में टिन का। तो आपसे पूछ सकता है जो सोल्डर है वो किसका एलोय है, लेड प्लस टिन।
मतलब कि जब आप लेड लेड और टिन को मिलाते हो तो मेरे पास में क्या बनता है, सोल्डर बन जाता है। आपने सोल्डरिंग वायर देखी हुई ना, उसी की बात हो रही है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब देखो ऑप्शन तो आप आंसर तो अपने को पता लग गया कि पहला इसका सही आंसर होगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फर्स्ट है। अब अपन आगे वाले ऑप्शन देखते हैं कि ये सही कैसे है। तो कह रहा है अ मेटल हुज ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन बोथ एसिड एंड बेस। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो जिंक है ना, इसका ऑक्साइड है, वो क्या है, सोल्यूबल है किसके अंदर, एसिड के अंदर भी और बेस के अंदर भी। ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट क्या है मेरी, सही है। क्योंकि जो जिंक ऑक्साइड होते हैं, जिंक ऑक्साइड क्या होती है, एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। मतलब कि ये एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। ये सुनो, मतलब कि ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं और बेस की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों के अंदर सोल्यूबल होते हैं, एसिड के अंदर एज वेल एज बेस के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसी तरीके से देखो, एक एग्जांपल और भी ले सकते हो। जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, Al2O3, Al2O3, ये भी क्या है, मेरा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जैसे अभी आपसे जिंक ऑक्साइड का पूछा है ना, तो इसी तरीके से आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही पूछ सकते हैं। ये भी क्या होता है, मेरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और ये बेस की तरह भी बिहेव करेगा। मतलब ये कि एसिड के अंदर भी सोल्यूबल होता है ये, और बेस के अंदर, दोनों के अंदर क्या होगा, ये सोल्यूबल होगा। ये सुनो, जिंक ऑक्साइड का ऑलरेडी पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, एल्यूमिनियम वाला मैंने बता दिया। एग्जांपल याद रखना कि जिंक का ऑक्साइड होता है वो भी एम्फोटेरिक होता है, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है वो भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ये सुनो, अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लिख रखा है अ मेटल अनरिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीजन एंड डाइल्यूट एसिड, गोल्ड। कह रहा है कि जो गोल्ड है ना मेरे पास में, वो क्या है, अनरिएक्टिव होती है किसके टुवर्ड, ऑक्सीजन एंड डाइल्यूट एसिड। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जो मेरा गोल्ड होता है, गोल्ड क्या होती है, अनरिएक्टिव मेटल होती है। ठीक है, ना ये तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है, ना ये एसिड के साथ में रिएक्ट करती है, और ना ही पानी के साथ में रिएक्ट करती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है मेरे पास में, सही हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने, क्या है, मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कह रहे हैं जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम को अपन क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो कौन सी थी हमारे पास में, फर्स्ट, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई बात समझ में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। दो तीन कंसेप्ट लग रहे हैं यहाँ पे, दो तीन कंसेप्ट देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे देखो, जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको एक बार समझो। क्या कह रहे हैं, एन आयनिक कंपाउंड ऑफ एलिमेंट एक्स। कह रहा है कि कोई अपने पास में कोई एलिमेंट एक्स है, एंड क्लोरीन, और कौन है, क्लोरीन, हैज फॉर्मूला। कह रहा है जब ये एक्स प्लस में Cl2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसका फॉर्मूला क्या है, MCl3 है। यह सुनो, आगे क्या कह रखा है, द मोलिकुलर मास ऑफ MCl3 इज 118.5। कह रहा है कि इसका जो मोलिकुलर मास है ना, इसका जो मोलिकुलर मास है वो कितना है, 118.5। यह सुनो, अब आगे क्या करना है आपको। कह रहा है कि व्हाट विल बी द मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट एक्स। कह रखा है जब आप इस एक्स को O2 नेगेटिव के साथ में रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ से क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इस ऑक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये मेरा एलिमेंट एम है, ये तो एक्स है ना, सिंपल सी बात है, इन्होंने कंफ्यूज कर रखा है। तो ये एक्स और एम क्या, दोनों सेम ही है। तो यहाँ से आप क्या कर लो, इस एम का निकाल लो मोलिकुलर मास, पहले तो ये निकालो। ठीक है, तब इस एम का कैसे मोलिकुलर मास निकाल सकते हो, भाई आपको पता है कि सर, जैसे इसका टोटल का मोलिकुलर मास कितना है, 1 1.8, और ये जो 1 1 पॉइंट किसके इक्वल है, कि मोलिकुलर मास ऑफ एम प्लस में, ये सुनो, मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 3। एक क्लोरीन का मोलिकुलर मास कितना होता है, 35.5 होता है। 3 का कितना हो जाएगा, ये होगा 1.6.5। और ये किसके इक्वल है, 118.5 के इक्वल है। यहाँ से आप एम का मोलिकुलर मास निकाल सकते हो। किसके इक्वल आएगा, 118.5 माइनस 106.5। और जब आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पे जो मेरा एम है ना, इसका मोलिकुलर मास कितना आ गया है, 12। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या रखा है कि जब मेरा ये ऑक्साइड है ना, ठीक है ना, जब मेरा ये एक्स एलिमेंट ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो ये ऑक्साइड बनाता है, O2 नेगेटिव के साथ में रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड बनाएगा। अब कह रहे हैं इस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा।
इस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, जो ये MCl3 गिवन ना, MCl3, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जो M है इसकी निकालनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकालो एक बार। तो MCl3 आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जैसे M पे निकालनी है ना, इसकी कंसिडर कर लो X। आई बात समझ में। अब कितने क्लोरीन गिवन लगे हुए इसके पास में, 3। एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1। टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, 0। जब आप इसको सोल्व करते हो तो x की वैल्यू कितनी आती है, ये आ गई x-3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +3। मतलब ये है कि जो मेरा मेटल था, जैसे x जिसको मैं x बोल रहा हूँ, m बोल रहा हूँ, तो जो मेरा m है वो किस स्टेट में है, +3 की स्टेट में। और मेरा ऑक्साइड किस स्टेट में है, O2 नेगेटिव स्टेट में। जब इन दोनों को आप रिएक्ट करवाते हो तो आपको पता है ना, जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या करवाते हो, फॉर्मूला बनाते हो, तो क्या बनेगा, इसका जो चार्ज यहाँ पे लिख लो और इसका चार्ज आपने यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों ही करवा दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मेरे पास में जो ऑक्साइड बनेगा ना, वो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, M2O3। ये होगा ना हमारे पास में। अब आपको क्या पता लग गया कि जो मेरा ऑक्साइड है ना, इसका M का, उसका फॉर्मूला क्या है, M2O3 है। अब आपको क्या करना है, इसका मोलिकुलर मास निकालना है। अब मोलिकुलर मास तो आसानी से निकाल सकते हो भी, कैसे निकालोगे। अब आपको पता है यहाँ पे M का मोलिकुलर मास कितना था, 12। टोटल M कितने हैं, 2। तो यहाँ से मोलिकुलर मास 24 प्लस में एक ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है, 16। कितने ऑक्सीजन है, 3। तो यहाँ से कितना होगा, 48। जब आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 72। वैल्यू कितनी आएगी, 72। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 72। क्या होगा, 72। तो देखो ध्यान से क्या किया आपने, सबसे पहले तो ये आपने क्या किया, ये गिवन था, ठीक है, यहाँ से क्या निकाल लिया था, m था, m ही मेरा x है, इसका निकाल लिया आपने मोलिकुलर मास कितना है, 12 है। जब कह रहे हैं ये जो मेरा m है ये ऑक्साइड बनाता है, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो मेरा m है, m जो ऑक्साइड बनाएगा उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। और ये फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, सबसे पहले इस m की क्या निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। और आपने क्या निकाली, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। और इसकी मतलब कि M की तो +3 है, जो ऑक्साइड का होता है ऑक्साइड किस फॉर्म में होता है, O2 नेगेटिव फॉर्म में होता है। आपने 11th-12th में बहुत किया होगा। जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये मेरा क्या होता है, ऑक्साइड का फॉर्मूला निकल के आता है M2O3। और ये M का मॉलिक्यूलर मास पता है आपको, O का पता है, और इनका आपने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, सम कर दिया, तो ये मेरे पास में क्या गया, M2O3 का क्या गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया है। तो आंसर क्या हुआ इसका, 72। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो ध्यान से सुनो। इन्होंने कह रखा है कि फॉर ए फॉलोइंग रीजन नाइक्रोम वायर इज जनरली यूज्ड एज ए हीटिंग एलिमेंट इन द हीटिंग अप्लायंसेस। आपको पता है कि जो मेरे पास, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा है, हीटर है ये ना, हीटर है ये, घरों में हीटर होता है। अब ये जो आपको वायर दिख रही है ना, ये वायर, ये जो जनरली जो वायर होती है किसकी होती है, नाइक्रोम की होती है। किसकी होती है, ये नाइक्रोम की वायर होती है, ठीक है, नाइक्रोम वायर होते हैं। तो इसके बारे में पूछ रखा है, कह रहा है कि इन हीटिंग अप्लायंसेस, कह रहा है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। तो आप क्या मतलब समझते हो, पहले बताओ स्टेटमेंट सही है गलत। कि जो नाइक्रोम वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा, हाई होता है, तभी तो ये पिघलता नहीं है ना, ये पिघलता नहीं है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता तो पिघल जाता। तो आपको सबको पता है कि पहला स्टेटमेंट तो अपना क्या है, सही है, ठीक है। तो देखो जिसमें पहला तो सही है, तो इसमें पहला, इसमें पहला, इसमें पहला, इन दोनों में पहला नहीं है, तो मतलब कि ये ऑप्शन तो अपना हट गया है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि इट्स रेजिस्टिविटी इज हाई, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा भी ऑप्शन क्या है इसका, सही रहेगा। रेजिस्टिविटी क्या होती है, नाइक्रोम वायर की हाई होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, नाइक्रोम वायर की हाई होती है, ठीक है। आई बात समझ में। एक बात बता देता हूँ कि जो भी अपने पास में वायर होते हैं ना, जो भी वायर होते हैं, कोई भी वायर हो, चाहे कोई भी, जैसे हाँ कोई भी वायर होता है, अगर वो ग्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, तो वो किसकी वजह से ग्लो करता है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से करता है। किसकी वजह से करते हैं, हीटिंग इफेक्ट की वजह से करते हैं। और जो हीटिंग इफेक्ट पे जो काम करते हैं ना, उनका रेजिस्टेंस क्या होते हैं, हाई होता है। उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो इट्स रेजिस्टिविटी हाई, ये भी ऑप्शन सही रहेगा। अब कह रहा है इट डज गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपने हीटरों में जो हीटर में जो वायर यूज करते हो वो जल्दी से खराब नहीं होती है, ठीक है।
ऑक्सीडाइज होना का मतलब ये होता है टूटना, मतलब किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, समझ गए। बट ये जल्दी, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये ब्रेक डाउन नहीं होती है बेसिकली, ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होती है, टाइम लेता है, टाइम के बाद ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो देखो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, थर्ड इनकरेक्ट है। तो देखो आपको ऑप्शन अगर जाओगे तो इसमें थर्ड है तो इनकरेक्ट हो गया, इसमें भी थर्ड है, ये भी नहीं होगा अपना ऑप्शन, क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन क्या है मेरा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसका ये चीज़ थी, आई बात समझ में। तो अपन क्या करते हैं, नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं। नाइक्रोम वायर के अंदर क्या होता है बेसिकली, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए जल्दी से पिघलता नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके साथ में एक चीज़ और बताता हूँ आपको। आपने फ्यूज़ का नाम सुना होगा ना, फ्यूज़, घरों में आप फ्यूज़ यूज़ करते हो, फ्यूज़ यूज़ करते हो। और फ्यूज़ का काम क्या होता है, जैसे कोई ब्रेक डाउन हो गया है ना, जैसे आप मान लो कि कई बार ऐसा होता है ना कि बिजली कम आ रखी है, कभी कई बार ज़्यादा आती है, तो फ्यूज़ पिघल जाता है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देता है बेसिकली फ्यूज़। तो ये जो फ्यूज़ होता है ना, अपन जो फ्यूज़ यूज़ करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। घरों में अपन जो फ्यूज़ यूज़ करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के मतलब पाथ को ब्रेक करने के लिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। इसलिए क्या होता है, जल्दी से पिघल जाता है, और फिर क्या होता है, ये मतलब पिघल के टूट जाता है बेसिकली। तो ये फ्यूज़ क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और जो ये जो हीटर के अंदर जो नाइक्रोम वायर होती है, ये क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। आई बात समझ में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो नाइक्रोम वायर है ना मेरा, किससे मिलके बना होता है, मतलब कि नाइक्रोम वायर है ना, किससे मिलके बना होता है, तो ये होता है निकल प्लस में क्रोमियम। निकल प्लस में क्रोमियम का मिक्सचर होता है क्या, नाइक्रोम। या सुनो, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एलॉय बार बार पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे लिख रखा है मैच कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड, ठीक है। तो मतलब ये कि कॉलम वन को कॉलम टू के साथ में मैच करना है। तो पहला क्या दे रखा है, लाइमस्टोन इज हीटेड। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे, लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसको हीट करते हो, जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ये हीट का सिंबल होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 के अंदर। ये सुनो, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट था, इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर टूट गया, साथ में क्या बना दिया इसने, CO2। इस वाले रिएक्शन का नाम होता है डीकम्पोजिशन। क्या नाम होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ये डीकम्पोज का मतलब टूटना। ये ऑन हीटिंग क्या हो गया, मेरा जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो डीकम्पोज हो गया, टूट गया, किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 के साथ में। ये सुनो, तो सबसे पहला जो मेरा ए ऑप्शन किसके साथ में मैच करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि ए का क्या है, टू। ए का क्या रहेगा, टू। तो देखो ए का टू किसमें, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों को करता हूँ। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए मेरे पास में, एलिमिनेट हो गए। अब सेकंड देखो, कह रहा है मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ड इन एयर। तो कह रहा है जब आप मैग्नीशियम को एयर के साथ में, मतलब एयर के अंदर क्या करते हो, इसको बर्न जलाते हो, तो अपने पास में क्या बनता है, ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब है कि जब मेरा मैग्नीशियम है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलता है, तो क्या बनाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे क्या हुआ, इस रिएक्शन का नाम होता है कम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन। भाई कम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोला है, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए, कंबाइन हो गए, और कंबाइन होने के बाद में क्या दिया इन्होंने, एक नया कंबाइन होने के बाद में क्या दिया, एक नया कंपाउंड दे दिया। इसको अपन क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ये है कि बी का क्या रहेगा, थर्ड। बी का क्या रहेगा, तो देखो बी का इसमें क्या है, ये तो ऑप्शन दोनों एलिमिनेट पहले ही हो गए थे, फर्स्ट और फोर्थ। तो बी का क्या है हमारे पास में, थर्ड। तो इसमें बी का क्या है, फोर्थ। तो अपना सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर टू। फिर भी मैं आगे वाले देखते हैं, आगे वालों का क्या रहेगा। अब देखो कह रहा है व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड व्हेन AgNO3 इज एडेड टू NaCl सॉल्यूशन। करेक्ट, जब आप AgNO3 को NaCl के सॉल्यूशन के अंदर मिलाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है AgCl प्लस में बनता है NaNO3। AgCl और साथ में क्या बनता है, NaNO3। और ये जो AgCl होता है, ये क्या बनता है नीचे, मतलब ये व्हाइट कलर का होता है, ये पीपीटी की फॉर्म में नीचे बॉटम ऑफ द कंटेनर क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। ये पीपीटी की फॉर्म में जम जाता है, इसकी पीपीटीज बन जाती है, सिंपल सी बात यही है। अब देखो ध्यान से, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला गया है, एक बार देखो यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Ag की जगह कौन आ गया, Na। तो ये देखो Ag की जगह कौन आ गया, Na, और Na की जगह कौन आ गया, Ag। तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना भाई।
ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया और ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, ऐसे ही तो है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि सी का क्या रहेगा, सी का रहेगा अपने पास में फोर्थ, सी का क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा। अब नेक्स्ट है क्या, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एसिडुलेटेड वाटर। ये जो प्रोसेस होती है जहाँ पे अपन क्या करते हैं, कोई भी पानी है, पानी के अंदर आपने क्या मिला रखा है, एसिड मिला रखा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिडुलेटेड वाटर में से जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। तो डी का क्या रहेगा हमारे पास में, ये रहेगा डी का फर्स्ट, डी का क्या रहेगा फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का जो अपना सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, आंसर नंबर 2। आई बात समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अपन आगे। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, इन्होंने क्या रखा है, वेल लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन ए ग्लास ट्यूब। कह रहा है जब आप लेड नाइट्रेट को क्या करते हो, ग्लास ट्यूब के अंदर क्या करते हो, हीट करते हो, तो क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। कह रहा है कि पहला क्या है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है क्या। दूसरा ये कह रहा है कि ब्राउन फ्यूम ऑफ NO2 आर इवोल्व, ठीक है। और थर्ड कौन सा है, व्हाइट रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लास ट्यूब। मतलब कि आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं और तीनों में से आपको क्या देखना है कि ये सेलेक्ट करना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। वही बात समझ में, ये चीज समझ में आ गई ना। करना क्या आपको कि लेड नाइट्रेट को जब अपन हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब अपन हीट करते हैं तो किस टाइप की रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले देखो लेड नाइट्रेट होता क्या है, तो मेरा जो लेड नाइट्रेट होता है वो क्या होता है, ये वाला होता है PbNO3 ट्वाइस। जब आप इसको हीट करते हो तो मेरे पास में क्या बनता है, पीबीओ बनता है कि लेड ऑक्साइड, और प्लस में क्या बनता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से, अब ये जो NO2 होता है ना, ये होता है ब्राउन कलर का, ब्राउन फ्यूम्स का होता है। और ये जो मेरा लेड ऑक्साइड बना है ना, ये मेरा होता है येलो कलर का। इतनी चीज समझ में आ गई, आई बात समझ में। अब देखो अपन ऑप्शन में जाते हैं। पहला कह रहा है कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, डबल डिकम्पोजिशन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक ही डिकम्पोज हो रहा है। ये मेरा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। आपको कौन सी फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अगर जिसके अंदर फर्स्ट है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो कह रहा है कि ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 आर इवोल्ड। सही बात है कि जो मेरे पास में जो NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है और ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाइट रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लास ट्यूब, कि व्हाइट रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लास ट्यूब। मतलब कि इस लेड ऑक्साइड की बात हो रही है। तो ये लेड ऑक्साइड किस तरीके, ये देखो NO2 तो गैस बन जाएगी, ये तो गैस बन गई ना, ये किस कलर की, ब्राउन कलर की, तो उड़ गई। अब कह रहा है पीछे क्या बन जाता है, व्हाइट रेजिड्यू बचता है। भाई पीछे क्या बचता है, व्हाइट रेजिड्यू बचता है। बट ऐसा नहीं है, जो मेरा लेड ऑक्साइड है वो किस कलर का होता है, येलो। तो मतलब पीछे कैसा रेजिड्यू बचेगा, येलो कलर का रेजिड्यू बचेगा, ना कि व्हाइट। मतलब कि थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। मतलब ये जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। मतलब एक स्टेटमेंट ही क्या इसकी करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि आपने क्या लिया, यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिया है। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो यहाँ पे क्या मिलती है, ब्राउन फ्यूम्स मिलती है। जो ब्राउन फ्यूम्स है किसकी वजह से है, NO2 की वजह से। और जो पीछे येलो कलर का जो रेजिड्यू बच जाता है, ये किसकी वजह से, ये मेरा लेड ऑक्साइड की वजह से। ये सुनो, होप ये आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि इन्होंने कह रहा है, देखो इन्होंने कहा कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप बेस्ड ऑन द सोल्युबिलिटी। मतलब यहाँ पे अपने को एक डिफरेंट, इन चार में से क्या करना है, जो अपने को ओड चीज है उसको क्या करना है, अलग करना है ऑन द बेसिस ऑफ द सोल्युबिलिटी। अब देखो सोल्युबिलिटी के बेसिस भी करते हैं। जैसे मिल्क है, अगर मिल्क की बात करूँ तो वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। हनी है, शहद भी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल है। अगर आप ऑयल की बात करते हो तो बिना के वाटर इनसोल्यूबल। अगर आप इंक की बात करते थे, इंक भी क्या होती है, वाटर सोल्यूबल। मतलब कि वाटर के अंदर क्या होती है, सोल्यूबल होती है। तो आपको कह रखा है ना, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप बेस्ड ऑन द सोल्यूबिलिटी। मतलब ये तो सेम ग्रुप में आ गया, मिल्क हनी इंक, ये तो सेम ग्रुप में आ गया, क्योंकि वाटर के अंदर क्या ये सोल्यूबल है। जो अपने पास में ओड वन है, जो क्या वाटर के अंदर क्या इनसोल्यूबल है, वो कौन सा है, मेरा ऑयल। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है द मिडल जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ डैश कंबशन। मतलब कि स्पॉन्टेनियस कंबशन, रैपिड कंबशन, कंप्लीट कंबशन, या फिर पार्शियल
कंबशन। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ये मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक फ्लेम, मतलब कि कैंडल है और जिसकी क्या मेरे पास में फ्लेम है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो ये वाला जोन है ना, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये इसको बोलते हैं अपन मिडल जोन। क्या बोलते हैं, मिडल जोन। यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है, मतलब कि जो चीज़ है वो पूरी तरह से नहीं चलती है। ये सुनो, उसके बाद में ले रखा है ये जो ये वाला जोन होता है, क्या होता है, लिस्ट हॉट होता है। ठीक है, ऊपर वाला जोन क्या है मेरे पास में, मॉडरेटली हॉट है। और जो आउटर जोन है, ये जो आउटर जोन है, ये क्या होता है, आउटर जोन होता है, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, मेरा हॉटेस्ट पार्ट होता है। आई बात समझ में। तो इन्होंने क्या पूछ रखा है, द मिडल जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम। जो मिडल जोन ऑफ कैंडल फ्लेम है, इज ऑल्सो नोन, इज ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ ए पार्शियल कंबशन। क्या होता है हमारे पास में, इज ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ ए पार्शियल कंबशन। मतलब कि ये है कि जो मेरा मिडल जोन है, ये जो मिडल जोन है, ये भी अपन बात करी थी इसकी, यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है। ये सुनो, इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल कंबशन। अब स्पॉन्टेनियस, तो इस टर्म में तो आपको स्पॉन्टेनियस चीज हो ही नहीं सकती है ना। रैपिड मतलब कि फास्ट बता रहे हैं। कंप्लीट 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 जोन कौन सा है, ये आउटर जोन होता है, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। अगर आप बात करते हो कंप्लीट कंबशन की, तो ये कौन सा है, मेरा आउटर जोन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पार्शियल जोन ऑफ ए पार्शियल कंबशन। आई बात समझ में। इंपॉर्टेंट चीज थी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। देखो भी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ये भी अच्छा था। कह रहा है विच वन इज नॉट एन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। क्या होता है हमारे पास में, कार्बन। देखो पहली बात तो देख लो, एलोट्रोप का मतलब क्या होता है। एलोट्रोप ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेम एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। एलोट्रोप ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेम एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, बट इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो क्या होती है, डिफरेंट। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या कर रखा है कि जैसे ये कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, ये फुलरिन, से सारे सारे के एलोट्रोप्स है, किसके, कार्बन के। मतलब ये सारे किससे मिलके बने होते हैं, कार्बन से। जैसे डायमंड होता है, आपको पता है डायमंड भी किससे मिलके बना होता है, कार्बन से। ग्रेफाइट जो आप पेंसिल के अंदर यूज करते हो, ये भी किससे मिलके बना होता है, कार्बन से। अब यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा तो क्रिस्टलाइन है और कौन सा हमारे पास में, कौन सा क्रिस्टलाइन नहीं है। बेसिकली बात समझ में, तो ध्यान रखना कि जो मेरे पास में कोल होता है ना, कोल, कोल क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन नहीं होता, ये क्या होता है, अमरफस होता है। ठीक है, बाकी ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन्स, ये तीनों के तीनों क्या है हमारे पास में, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स होते हैं, किसके, कार्बन के। ये सुनो, चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, इस क्वेश्चन में देखो भाई, हाँ, इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। कह रहा है कि जो सोल्डर है, जो अपन डिस्कस कर रहे थे अभी, जो वायर को कनेक्ट करने का काम आता है या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जोड़ने का काम आता है, वो किसका एलॉय होता है। तो मैंने बताया था जो सोल्डर होता है मेरे पास में, वो लेड प्लस टिन का एलॉय होता है। तो इसका ऑप्शन वन क्या रहेगा मेरे पास में, राइट ऑप्शन रहेगा। तो ये कॉपर प्लस में टिन होता है, ये क्या होता है हमारे पास में, कॉपर प्लस में टिन होता है, ब्रॉन्ज का एलॉय है ना। और कॉपर प्लस में जिंक होता है, ये होता है ब्रास का। ब्रॉन्ज को अपन हिंदी में बोलते हैं कांस्य, और ब्रास ब्रास को बोलते हैं पीतल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पीतल। यहाँ से आप थोड़ा ऐसे याद रखते हो, पिताजी, पिताजी है ना, तो पिताजी मतलब जिंक। तो ये जो पीतल, जो ब्रास होता है, उसका एलॉय होता है मेरे पास में कॉपर एंड जिंक। और जो ब्रोंज होता है, जो कांस्य होता है, उसका जो एलॉय होता है वो क्या होता है, कॉपर एंड टिन। ये जो लेड प्लस में जिंक है, किसी का एलॉय नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलो ठीक है, वरना आगे बढ़ते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो सिंपल से सबने कर दिया हुआ। करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। मतलब ये है कि अगर आपको गैस से किसके अंदर जाना है, लिक्विड के अंदर जाना है, तो कौन सी कंडीशन फेवरेबल होगी। तो पहली बात तो देखो, गैसेस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो मतलब ये है कि आपको मॉलिक्यूल को दूर दूर से किसके अंदर लेके आना, पास पास के अंदर लेके आना, मतलब पास पास लेके आना है ना। तो सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, आपको प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हाई प्रेशर लगाओगे। अगर हाई प्रेशर लगाओगे तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, पास पास। जैसे, और ये एक पॉइंट पे आके क्या होंगे, भी इतने पास में आ जाएंगे, ये किसके अंदर चले जाएंगे, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन तो ये है कि अपने को हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो हाई प्रेशर देखो, यहाँ पे लो प्रेशर, तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये हो सकती है, ये हो सकती है। उसके बाद में वो करना क्या है कि आपको टेम्परेचर देखना पड़ेगा कि आप लो टेम्परेचर रखोगे या फिर हाई टेम्परेचर रखोगे। इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि
ये मॉलिक्यूल थे पास पास थे ना, अब ये जैसे कॉन्टैक्ट में आएंगे, कॉन्टैक्ट में आके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे, ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल, और ये लिक्विड ड्रॉप हो सकती है बेसिकली। अब एक बात बताओ, अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया तो इस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, इन दोनों मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, और ये इधर उधर भागेंगे, मतलब कि कम टाइम में, मतलब कम टाइम के लिए एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में रहेंगे, ठीक है ना। तो अपने को करना क्या है, अगर अपने को बड़ी ड्रॉप बनानी है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये जो मॉलिक्यूल थे आपस में इंटरेक्ट करने चाहिए, और इंटरेक्ट ये तभी करेंगे जब इनकी एनर्जी क्या हो, कम हो, और एनर्जी कम होने का मतलब टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो, ठीक है। तो अपने पास में जो फेवरेबल कंडीशन होती है टू कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड, ये क्या होती है, हाई प्रेशर होना चाहिए और लो टेम्परेचर होना चाहिए। आई बात समझ में। अब एक चीज़ और देख लो, ये तो इसका क्या है, आंसर है जरा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर होना चाहिए मेरे पास में, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद में देखो, अगर आप किसी गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है भाई, कंडेंसेशन बोलते हैं कि आप किसी चीज़ को क्या करो, कंडेंस कर रहे हो, ये सुनो, ठीक है। अगर आप लिक्विड से गैस के अंदर जाते हो तो इसको अपन बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये भी अच्छा है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। खैर खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ ए मैच स्टिक मेड अप ऑफ ए सुटेबल मोड। कह रहा है कि जो अपने पास में जो मैच स्टिक होती है ना, इसके जो हेड है ना, ये हेड पे, इस पे इनमें से कौन सा सब्सटेंस अपन अप्लाई नहीं करते हैं, समझ गए। तो सबसे पहले दे रखा है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, क्या दे रखा है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। तो अगर मैं कहूँ कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का अपन क्या करते हैं, ये जो मैच स्टिक होती है इसके हेड पे अपन यूज करते हैं, और जो मेरा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है ये बिहेव करता है एज ए फ्यूल, यहाँ पे काम क्या है इसका, ये फ्यूल के रूप में काम करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अपने पास में सही नहीं होगा, क्योंकि इसको अपन मैच स्टिक के हेड पे यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में पोटासियम क्लोरेट दैट इज KClO3, ठीक है। तो जो पोटासियम क्लोरेट होता है उसको भी अपन क्या करते हैं, जो अपने पास में मैच स्टिक होती है इसके हेड पे अप्लाई करते हैं, और ये किसकी तरह, ये किस लिए, ये किस में यूज होता है, ये होता है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। जो पोटासियम क्लोरेट होता है यहाँ से क्या मिलती है आपको, ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन क्या करती है, इस फ्यूल को जलने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। तो अपन एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का भी यूज करते हैं, पोटासियम क्लोरेट का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टार्च, स्टार्च का भी यूज करते हैं भाई, ठीक है। जो मैच स्टिक होती है इस पे अपन क्या करते हैं, स्टार्च का भी यूज करते हैं, और स्टार्च किसकी तरह, मतलब स्टार्च का काम क्या होता है, ये बाइंडर होता है, ये जितने भी केमिकल आपने मिला रखे हैं ना, जैसे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड लिया था, पोटासियम क्लोरेट लिया था, इन दोनों को क्या करते हैं, बाइंड करके रखता है इसके ऊपर, ठीक है, ये बाइंडर की तरह काम करता है। तो देखो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड भी यूज करते हैं मैच स्टिक की हेड पे, पोटासियम क्लोरेट भी यूज करते हैं, और स्टार्च भी यूज करते हैं। जो यूज नहीं करते मैच स्टिक की हेड पे, वो कौन सा है अपने पास में, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है मेरे पास में, रेड फॉस्फोरस अपन मैच स्टिक के हेड पे यूज नहीं करते हैं। बट आपने सुना होगा ना कि रेड फॉस्फोरस का, आपने सुना भी होगा, अपन यूज करते हैं, तो अपन कहाँ यूज करते हैं, जो अपने पास में जो स्ट्राइकिंग सरफेस है ना, ये वाली, ये जो स्ट्राइकिंग सरफेस दिख रही है आपको, ये जो स्ट्राइकिंग सरफेस है, ठीक है, ये वाली, ये जो स्ट्राइकिंग सरफेस है ना, इसके ऊपर अपन यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस, बस। पर अपने से तो ये पूछा था ना कि जो मैच स्टिक है इसके हेड पे अपन कौन सा केमिकल या कौन सा कंपाउंड अपन यूज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, रेड फॉस्फोरस अपन यूज नहीं करते। ये जो मैच बॉक्स होता है इसकी जो स्ट्राइकिंग सरफेस है इसके ऊपर क्या करते हैं अपन, रेड फॉस्फोरस यूज में लेके आते हैं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि इसमें से पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से पूछ रखा है कि किसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी सब्सटेंस, अगर उसका आप 1 किलोग्राम क्या करते हो, बर्न करते हो, तो वहाँ पे कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब ये सीधी सी बात है कि अगर आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी फ्यूल का अगर 1 किलोग्राम फ्यूल बर्न करते हो, तो वहाँ से कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतनी उसकी क्या होगी, कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ये सुनो, आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। ये जब ये जल हाइड्रोजन जब जलती है तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो, हीट प्रोड्यूस होती है। जब हाइड्रोजन जलेगी तब हमारे पास में क्या होती है, मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ऐसे मॉडिफाई भी कर सकता है कि यहाँ पे क्लीन फ्यूल कौन सा है। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं ना यहाँ पे, क्लीन फ्यूल का मतलब होता है कि लीस्ट पोल्यूशन। क्लीन फ्यूल का मतलब क्या है, जो लीस्ट पोल्यू मतलब कि जिससे पोल्यूशन कम फैले। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लीस्ट जो क्लीन फ्यूल होता है वो भी कौन सा होता है हमारे पास में, हाइड्रोजन होता है। ये सुनो, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी, अगर आप पेट्रोल और एलपीजी का कंपैरिजन भी करवा ले कि पेट्रोल और एलपीजी में से क्लीन कौन सा है, तो आपको किस पे टिक करके आना है, एलपीजी में। तो आप कह सकते हो जो सीएनजी है और एलपीजी है, ये पेट्रोल के मुकाबले क्या है, क्लीन फ्यूल होते हैं। ठीक है, ये कम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर आपसे सबसे क्लीन फ्यूल पूछ ले तो कौन सा आएगा हमारे पास में, हाइड्रोजन, इनमें से। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन थे। करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर। आपने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी है ना, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इसके अलावा भी स्टेट ऑफ मैटर, इसके अलावा भी होती है, जैसे प्लाज्मा, ये भी स्टेट ऑफ मैटर है। उसके बाद में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये जो मेन तो अपन थर्ड ये तीन ही पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इनके बारे में पूछ रखा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो सबसे पहले पूछ रखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज वेरी लेस। सिंपल सी बात, आपको पता है भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल इज वेरी लेस। तो आपको पता है जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, सही है। आपको तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है ना। दूसरा कह रहा है कि प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ ए सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। मैंने कहा था ना कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी अपने पास में एक स्टेट और होती है, इसका नाम क्या होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास में आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, अपने सुपर एनर्जेटिक फॉर्म में होते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं वो हाईएस्ट एनर्जी के होते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या अपने पास में सही रहेगा कि जो प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं। ये सुनो, ठीक है। थर्ड देखो क्या कर रखा है, द प्लाज्मा ग्लोज विद ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है उसका क्या होता है, एक स्पेशल कलर होता है। और ये जो कलर किस पे डिपेंड करता है, ये गैस पे डिपेंड करता है कि आपका गैस का नेचर कैसा है। ये थर्ड स्टेटमेंट भी क्या इसकी सही है। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग ऑफ ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। ये स्टेटमेंट क्या, ये इनकरेक्ट है। मतलब कि ये जो अपना जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। ये इसलिए है क्योंकि जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है ये लो टेम्परेचर पे बनता है। ठीक है, कहाँ फॉर्म होता है, लो टेम्परेचर पे। और यहाँ पे क्या रखा है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग, मतलब आप टेम्परेचर अप्लाई करे हो, बट ये तो किस पे बनता है, लो टेम्परेचर पे बनता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेट का फॉर्म होती है लो टेम्परेचर पे, प्लाज्मा किस पे होता है, हाई टेम्परेचर पे। ये ध्यान रखना। तो जो स्टेटमेंट होगी हमारे पास में फोर्थ, वो क्या इनकरेक्ट है। और यही अपने इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्योंकि इसमें क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया था। तो क्वेश्चन को थोड़ा जरा ध्यान से रीड करना। ठीक है, कहीं पूछ रखा हो करेक्ट और आप लगा दो इनकरेक्ट। ठीक है, और इनकरेक्ट की जगह लगा दो करेक्ट। मिस्टेक्स हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। कि जब आप स्टील को मैन्युफैक्चर करते हो तो इनमें से आप किसको यूज करते हो। तो इसका आंसर रहेगा वो क्या, हमारे पास में कोक होता है। ठीक है, क्योंकि जो स्टील है ना, स्टील को जब बनाते हैं तो वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। ठीक है, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है ना वो ब्लास्ट फर्नेस में होती है। किसके अंदर होती है, ब्लास्ट फर्नेस में होती है। और जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो अपन फ्यूल यूज करते हैं ना वो कौन सा होता है, कोक। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात ये है कि जो कोक का यूज होता है किसमें, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में। आई बात समझ में। जैसे कोल गैस है, ये भी फ्यूल की तरह यूज में लेके आ सकते हैं, बट यहाँ से लिस्ट हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कोल तार आपने सुना होगा, तार कोल, ये रोड के अंदर यूज होता है, रोड बनाने के अंदर, है ना। उसी तरीके से बिटुमन है, ये बिटुमन किसके अंदर होता है, ये वाटर प्रूफिंग के अंदर यूज होता है। ठीक है, वाटर प्रूफिंग के अंदर। तो इसका जो आंसर सही रहेगा वो आंसर कौन सा है हमारे पास में, कोक रहेगा। कि कोक का यूज कहाँ होता है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज होता है। और क्या यूज होता है, ये हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब एज ए फ्यूल काम करता है।
और ये जो एज ए फ्यूल किसके अंदर काम करता है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इसको जलाती है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं भाई। अब मेरे हिसाब से एक ही क्वेश्चन लास्ट रहता है, हाँ चलो ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ से क्या करना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो कह रहा है मीथेन एंड CO2 और ग्रीन हाउस गैसेज। इंपॉर्टेंट है कि हाँ मीथेन और गैस CO2 क्या होती है मेरे पास में, ग्रीन हाउस गैसेज होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या सही है। कह रहा है डोब्सन यूनिट मेजर नॉइस इन एनवायरमेंट। नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। मतलब कि अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यही वाला होगा। ठीक है, तो अभी डोब्सन किस काम आती है, तो डोब्सन होती है ना, डोब्सन। डोब्सन जो यूनिट होती है वो किस काम आती है, तो ये करती है जो ओजोन लेयर होती है ना, ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है भाई। ओजोन लेयर की जो थिकनेस मेजर करती है, मतलब थिकनेस जो डोब्सन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो ओजोन लेयर होती है उसकी क्या करती है, थिकनेस मेजर करते हैं। ये सुनो, मतलब कि डोब्सन के अंदर क्या करते हैं अपन, ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करते हैं। आई बात समझ में, ये चीज़ तो समझ में आई। बट यहाँ पे क्या क्या कर रखा है इन्होंने, कि कह रहा है कि जो डोब्सन होती है ना वो क्या करती है, जो नॉइस होती है ना उसको मेजर करती है। नहीं, नॉइस को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, डेसिबल। क्या होती है, डेसिबल। नॉइस की यूनिट क्या होती है, डेसिबल। और डोप्सन क्या होती है, ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने का काम आती है। ये सुनो, उसके बाद में नेक्स्ट देखो भी क्या क्या रखा है इन्होंने। नेक्स्ट ये क्या रखा है, क्या क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द ओजोन लेयर डिप्लेशन। सही बात है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये किसके साथ में एसोसिएटेड है, ओजोन लेयर डिप्लेशन के साथ में क्या एसोसिएटेड है। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो CFC होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका क्या करना आपको, लिस्ट यूज करो, कि कम यूज करो इसका। ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। नेक्स्ट लिख रखा है कि यूज ऑफ इंसिनरेटर्स इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट। ये वाली भी स्टेटमेंट सही है। जो इंसिनरेटर्स होते हैं हमारे पास में वो क्या होते हैं, जो हॉस्पिटल के जो वेस्ट होते हैं उनको क्या करती है, डिकम्पोज कर देती है। एक टाइप का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो हाई टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करता है, और उसके अंदर जो हॉस्पिटल की जो वेस्ट अपन ऐड करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है, फिर डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास में, ये स्टेटमेंट भी क्या सही है। तो इसका जो इस 138 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास में, आंसर नंबर सेकंड। आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो ध्यान से आगे। अब अपन डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन, करेंगे विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमारे पास में ये मान लो कि आयरन की रोड है, और आपको पता है आयरन की रोड पे क्या होता है, जल्दी ही जंग लग जाते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस रोड के ऊपर एक कोटिंग लगा देते हैं किसी दूसरी मेटल की। और ये मेटल क्या करती है, इस जो आयरन की रोड है ना इसको प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करेगी, कि जो मेटल है ना जो आपने ऊपर कोटिंग की है, ये आयरन से पहले ये आयरन से पहले इसके ऊपर जंग लग जाएगा। तो मतलब जो अंदर वाला आयरन मेरा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो ये जो होती है ना ये प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है इसको अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और जो गैल्वेनाइजेशन के अंदर जो अपन मेटल यूज करते हैं, जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो कौन सा होता है, जिंक। क्या यूज करते हैं, जिंक। मतलब ये है कि जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर अपन क्या करते हैं, जो आयरन की रोड होती है उसके ऊपर अपन किसकी कोटिंग करते हैं, ये होता है जिंक की कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। और ये जिंक क्या करता है, जो आयरन की रोड होता है उसको कोरोड होने से बचाता है। ये सुनो, चलो ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और इसमें थोड़ा सा भाई वो है देखो, इसका सबसे पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आंसर नंबर इसका रहेगा ये वाला थर्ड। देखो इसमें क्या रखा है कि सोडियम हाइड्रोजन, इसको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो सबसे पहले लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि NaHCO3। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है बेकिंग सोडा। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आ सकता है। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा, ये जो सोडियम बेकिंग सोडा होता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका काम क्या होता है, ये एंटासिड भी बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, एंटासिड। जब भी आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी एसिडिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स, उनके अंदर जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट में भी काम आता है। ये सुनो, ठीक है, दो काम बता दिए मैंने। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो एंटासिड की तरह भी बिहेव करता है, और जो प्लांट्स होते हैं उनके फंगल इन्फेक्शन में भी काम आता है।
ये सुनो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है MgOH2। ठीक है, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी क्या होता है, एंटासिड होता है। क्या होता है, एंटासिड होता है, मतलब कि एसिडिटी को कम करता है। जब भी आपके अंदर आपके पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हो, जिससे आपकी एसिडिटी दूर हो जाएगी। ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो एक एंटासिड अपने पास में क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, बट दो दो है यहाँ पे। ए बी जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो भी बिहेव कर सकता है एज एंटासिड, और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो भी बिहेव कर सकता है एज एंटासिड। बट यहाँ पे जो एस्टेट के आंसर के में दिया गया है वो ये है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो दिया गया था, ये एंटासिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आई बात समझ में, इसका ऑप्शन रहेगा ये वाला। और जो यहाँ पे मेरे पास में जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, इसका काम था फंगल इन्फेक्शन, टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन इन प्लांट। कि अपन जो मिल्क और मैग्नीशिया किसके लिए यूज होता है, एंटासिड के लिए यूज होता है। और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज में आता है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा ना, ए का ऑप्शन कौन सा है हमारे पास में, सेकंड, और बी का कौन सा है, थर्ड। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, जो स्लैक्ट लाइम होता है। ठीक है, स्लैक्ट लाइम आपने देखा होगा ना, जो भुजा हुआ चूना होता है, वो अपन एसिडिक सॉइल के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, ये किसके लिए हुआ, एसिडिक सॉइल के अंदर होता है। तो डी क्या होता है हमारे पास में, डी का आएगा फोर्थ। और जो कैलामाइन सॉल्यूशन होता है, कैलामाइन सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास में, जब भी आपको कोई आंत काट जाती है तो वहाँ पे उसको उसका ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं, ये हमारे पास में क्या थे, 2025 के PYQ क्वेश्चन थे। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यहाँ से आपने थोड़ा बहुत तो कुछ सीखा ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।